हेलो दोस्तों, मैं अमन छिम्पा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल अमन की पाठशाला में। तो जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले 5 से 7 या 10 वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं रिवीजन टाइप की वीडियो कि प्रत्येक प्रश्नावली का एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में सटीक विश्लेषण और संपूर्ण रिवीजन करने का अपन प्रयास करेंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि वास्तविक संख्याओं पर अंतिम प्रहार, तो बिल्कुल अंतिम प्रहार रहने वाला है अपना कि जैसा वास्तविक जो संख्या प्रश्नावली है अपनी आरबीएससी बोर्ड में, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं 4। कितने? 4 नंबर के क्वेश्चन और 4 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आने वाला है 1 नंबर का। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसी फॉर्मेट में अपन वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वास्तविक संख्या, इसमें पूरी प्रश्नावली का डिवाइडेशन है 4 पार्ट में कि 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। प्रत्येक प्रश्नावली के अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं पहले उनके बारे में जाने कि अपने जो 1.1 है इसमें अपन पढ़ेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन आपने पढ़ रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, और फिर 1.2 में आपने क्या पढ़ा है? 1.2 में आपने पढ़ा है अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और 3 नंबर 1.3 में अपन ने पढ़ रखा है कि प्रमेय व अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्याओं की पहचान अगर अपन ने देखी है तो ये पढ़ा है अपन ने अप्रमेय संख्या 1.3 में। और प्रश्नावली के 1.4 में क्या है कि अपने को शांत और अशांत संख्याएं कौन सी है इनके बीच में विभेद करना है, शांत व अशांत संख्याएं। ये 4 टॉपिक है जो इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बारे में, इनकी बारीकियों को अपने को समझना है कि कहां से क्वेश्चन। और प्रत्येक बच्चे को पता है कि यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेय याद कर रखी होगी, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्रमेय अप्रमेय संख्या, जो इनके सवाल है सबने रट रखे होंगे। लेकिन वो पॉइंट जहां से क्वेश्चन उठता है या वे चीजें जिनसे क्वेश्चन अपने को आ रहे लेकिन अपन गलत करते जा रहे, तो उन बातों को अपन इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन अपने को प्रमेय संख्याओं के बारे में बताता है। प्रमेय संख्याओं के बारे में क्या बताता है कि प्रमेय संख्या क्या होती है, जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां P व Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो इस शर्त को लेके आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो अपने को ऑप्शन दे सकता है कि प्रमेय संख्याओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और अपने को ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए कि P और Q एक पूर्णांक है, P और Q पूर्ण संख्याएं हैं, P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q कौन सी बात है जिसके लिए P और Q किस तरह का अंक होना चाहिए? तो पूर्णांक होना चाहिए, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन यूक्लिड विभाजन को थोड़ा और आगे लेके जाएं तो अपने यूक्लिड विभाजन में एक चीज पढ़ी थी कि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, और जहां Q व R ये दोनों संख्याएं किस प्रकार की है? ये दोनों संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, और R का मान कहां से कहां तक हो सकता है कि R का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? B से छोटा होगा। इसके बारे में अपन ने
प्रमेय संख्या के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाके वीडियो को पूरा वॉच करो। और जिसको पता है बस वो यहां से बस अपने को 2 पॉइंट उठाने हैं कि प्रमेय संख्या P और Q है, वहां P और Q के मान किस टाइप का है, पूर्णांक है। और जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, वहां Q और R किस तरह की संख्याएं हैं, किस तरह की संख्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या यानी वे संख्याएं जो 0 से आगे बढ़ती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर की जो संख्या है वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और R का मान किस तरह का होना चाहिए कि R के लिए प्रॉपर्टी है कि 0 और 0 के से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो इस प्रॉपर्टी से ही एक क्वेश्चन बन सकता है वैसे दैट टाइप का। ठीक है, किस तरह का बनेगा, मान लो अपन से पूछ ले कि यूक्लिड विभाजन में के लिए कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है कि अपने को एक ऑप्शन दे दिया कि R का मान है ये, B नंबर अपने को ऑप्शन दे दिया कि 0, ठीक है। एक अपने को C नंबर ऑप्शन दे दिया, D नंबर ऑप्शन दे दिया, ये वाला। तो इनमें से सही कथन कौन सा है। बहुत ही, अगर कोई बच्चा नॉर्मल अध्ययन करके जाएगा, अपने को सब पता है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी अपन यहां छोड़ के चले गए, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। देखो आपको बता रखा है कि 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 1% 1 नंबर का, तो इसी फॉर्मेट में बनेंगे। तो अपने को ध्यान वहां देना है जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इन अभी तक 2 चीजें आपको बताई है, और पहले वाले में बता दिया कहां से क्वेश्चन उठेगा। यहां अगर अपन देखें तो R का मान, अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यहां बोल रहा है कि 0 से बड़ा और B से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर भी तो हो सकता है, यहां बराबर नहीं है, इसमें बराबर है, B से छोटा है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, B नंबर ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, और अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना तो यहीं से उठेगा। ठीक है, तो ये अपन ने यूक्लिड विभाजन पढ़ी। फिर यूक्लिड विभाजन से जो अपन ने HCF निकालने सीखे थे, यूक्लिड विभाजन से HCF, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन कहां से आ सकता है, यूक्लिड विभाजन के इंप्लीमेंटेशन पे, कि किस तरह से लागू होती है, किस क्वेश्चन पे लागू होती है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो है कथन, नॉर्मल जो कथन थे। मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 130 व 40 का HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करने की अपने पास 2 विधियां हैं, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है यूक्लिड विभाजन। जब तक नाम ना दे आपकी मर्जी उससे करो, अगर स्पेशल नाम दे दिया कि यूक्लिड विभाजन से करेंगे, तो जो यूक्लिड विभाजन की थ्योरम है उसमें इस सवाल को किस तरह से हल करते हैं उस हिसाब से करना। और अगर नाम ना दे सीधा HCF ज्ञात करना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी अपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन के बारे में अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं 1.2 में। तो 1.2 में अभाज्य गुणनखंड आपने पढ़ रखा है, वहां से आप 2 नाम पढ़ोगे, एक पढ़ोगे HCF व एक पढ़ोगे LCM, यानी महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य निकालना अपने को बताया गया है। ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, अपन बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं, तो किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कि मेन जो क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि यहां अपन ने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि आपको बता दे
कि दो संख्याएं हैं भाई, एक है 10 और एक है, एक इतनी मान ले अपन, एक मान लेते हैं 15 का HCF कितना है, 5 है। तो LCM ज्ञात करें। इस टाइप का इक्वेशन यहां से बन सकता है। यही बने जरूरी नहीं है, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये ही रहेगा। अगर इस यहां से इस सूत्र से क्वेश्चन बनने वाला है तो केवल और केवल ये एकमात्र क्वेश्चन है जो उठेगा यहां से। तो इसको हल करना आपने सीख रखा होगा, या मैं बता दे रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणन, यानी ये दो संख्याएं हैं, इनको आपस में गुणा करो कि 10 गुणा 15, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम। एलसीएम अपन को ज्ञात करना है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। एचसीएफ अपन को दे रखा है कितना, 5। ये संख्या या गुणा में साइड आके भाग में, तो 10 गुणा 15 और बटा में 5 और बराबर में क्या आ गया, एलसीएम। 5 से 15 को काट दो 3, 10 3 30, तो एलसीएम अपना कितना आया, 30 आया। बस तो एक इस टाइप का क्वेश्चन अपना आ सकता है। फिर 1.2 कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है 1.2 के अंदर। देखते हैं 1.3 के बारे में कि 1.3 में क्या पूछ रखा है, प्रमेय संख्याओं के बारे में अपने को जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आपको बताया हुआ है कि प्रमेय संख्या क्या होती है कि अगर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या दिखे, अभी अभाज्य क्या होती है अगर ये नहीं पता है तो फिर बता रहा हूं कि एक वीडियो सेपरेट से पूरी संख्याओं के बारे में बना रखा है। चैनल पे जाओ, वीडियो को देखो, और कहीं से उससे समझ ना आए तो कमेंट करो, वहां से आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ ना आए। जिस संख्या जिस नाम के बारे में आपको दिक्कत होगी वहां उसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। एक बार वीडियो को वॉच करो पूरा और फिर इसको देखो थोड़ा, ठीक है। और ये गारंटी है कि ये वीडियो अगर आपने पूरी कर ली तो पहली प्रश्नावली कंप्लीट करने में, इसका रिवीजन करने में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। जितना मैं बोल रहा हूं वो ही क्वेश्चन है, उसको अपने दिमाग के अंदर सेट करो और पहली प्रश्नावली के बारे में नजरिया ये बना के रखो अपने मन के अंदर कि हाँ इस प्रश्नावली से ये वाले क्वेश्चन है और इनके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा। थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ और सवाल निकाल ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या के बारे में आपको बता दिया कि रूट के अंदर अगर आपको अभाज्य संख्या कहीं दिखे तो वो संख्या कौन सी होगी, प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अपन को सत्य असत्य के रूप में पूछ सकता है कि रूट 5 एक खालिस्तान संख्या है, प्रमेय है या अप्रमेय, ऐसा पूछ सकता है भाई, प्रमेय या अप्रमेय। तो अपने को एक रेगिस्तान भरना होगा, तो आसान सा सवाल है। और फिर बोल रहा हूं कि इस पूरी प्रश्नावली का बेसिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेसिक को अपने मजबूत करो और इस प्रश्नावली का डर खत्म करो अपने मन से। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब देखो क्या है रूट 5 के रूट के अंदर कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। 5 एक अभाज्य संख्या है, तो ये कौन सी संख्या होगी, अप्रमेय संख्या। अब ये बताओ कि 3 प्लस रूट 2 ये किस टाइप की संख्या है, प्रमेय है या अप्रमेय। देखो 3 प्रमेय है, लेकिन ये जो जोड़ में है ये कौन सी संख्या है, इसके साथ ऐड हो रही है, ये अप्रमेय संख्या है। तो ध्यान रखना कि प्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या को चाहे जोड़ो चाहे उसको घटाओ और चाहे उसको गुणा करो, संख्या कौन सी रहने वाली है, वो अप्रमेय ही रहने वाली है। तो अप्रमेय संख्या में प्रमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी उत्तर अपना कौन सी संख्या आएगा, अप्रमेय संख्या ही आने वाला है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि 5 माइनस रूट 3 किस तरह की संख्या है, तो भाई साहब अप्रमेय संख्या है। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि 4 रूट 7 ये किस तरह की संख्या है, तो 4 प्रमेय संख्या गुणा में रूट 7 ये अप्रमेय आ गई। तो प्रमेय गुणा अप्रमेय किस तरह की संख्या आएगी, अप्रमेय आएगी। तो ये सारे के सारे उदाहरण किस तरह की संख्याओं के हैं, अप्रमेय की संख्याओं के हैं। फोकस करो वीडियो पे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो अंतिम समय है तो इस वीडियो का इंपॉर्टेंस जितना है वो
वो उस बच्चे तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, ये मेरे को पता है कि नई वीडियो है, तो जो इस वीडियो के लायक रील ऑडियंस है उस तक ये वीडियो नहीं जा रही। ठीक है, तो ये अपनी मेहनत है। आप जब तक जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, अपने मन से जुड़े हुए हैं भाई, धन्यवाद है उन सबका। लेकिन उस बच्चे तक जिसके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है उस तक पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो। ठीक है, फिर बस प्रमेय अप्रमेय के बारे में इतना ध्यान रखो, और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्ध करने वाले सवाल है। ठीक है, आप चाहो तो करके जा सकते हो, लेकिन अगर किसी के मन में ये है कि मेरे से नहीं हो रहा तो वो छोड़ दो कहीं। ठीक है, आगे आगे आओ। शांत व अशांत संख्याएं, कि कौन सी संख्या शांत होती है, कौन सी संख्या अशांत होती है। तो इसके बारे में जो बेसिक बात है, जो इसकी मेन जड़ है, वो कहां पे है कि आपको एक बात ध्यान रखना कि प्रमेय संख्या तो होती कौन सी है, जो बट्टा में हो, कि एक संख्या सर ऊपर लिखी होगी और एक संख्या अपने पास नीचे लिखी होगी। अब अपने को देखना है शांत और अशांत संख्या कौन सी है उसमें। तो एक बात ध्यान रखना जो आपको बता रहा हूं, कि नीचे वाली संख्या यानी हर को उठाना है, हर को उठाना है, और हर के अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड। हर के क्या करोगे, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड। टाबरो थारा नोट्स है, आ मेहनत थाने करनी चाहिए। फिर ठीक है कि अगर आपने की है तो बढ़िया, अगर नहीं की है तो आपके लिए मैं करके दे रहा हूं। आपको बस ये करना है कि जो मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से एक पेज पे ये नोट्स तैयार कर लो, और एक पेज के अंदर पूरी प्रश्नावली आपकी क्लियर होगी। ठीक है, जब भी टाइम मिले तो मिला लो। वहां यूक्लिड विभाजन पर में 1.1 के अंदर इसे किस तरह का सवाल आएगा देख लिया, खत्म। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो 1.2 में किस तरह का सवाल आएगा आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, खत्म है ये, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, तो किस तरह की अप्रमेय संख्या होती है, किस तरह का सवाल यहां से 1 नंबर का उठ सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। फिर है शांत और अशांत संख्या, ये किस तरह की होती है कि अगर हर हर है इसके अपने क्या करने हैं, गुणनखंड करने, और फिर उस गुणनखंड में क्या होना चाहिए कि गुणनखंड में केवल हमें 2 व 5 प्राप्त हो, ये ही शर्त है। अगर ऐसा हो गया तो संख्याएं किस तरह की होगी, शांत। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संख्याएं किस तरह की होगी, अशांत। बस खत्म। अरे समझ आए होगी, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो कि प्रमेय संख्याएं किस तरह की होती, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकता। लेकिन यहां Q क्या होगा, Q के अगर आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के बाद जो आपको संख्याएं मिलेगी वो केवल 2 और 5 की ही घात होनी चाहिए। यानी या तो 2 आए, कितनी बार भी आ सकता है 2, ये नहीं कि एक बार ही 2 आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कितनी बार आए, लेकिन आना 2 चाहिए। 2 ना आए तो 5 भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। इसके अलावा नीचे की संख्या में कोई इसका गुणनखंड विद्यमान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो संख्याएं किस तरह की होगी, शांत, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संख्याएं किस तरह की होगी, अशांत। देख लो, एक उदाहरण के द्वारा इस डाउट को क्लियर करते हैं अपन, कि मान लो एक संख्या मैंने लिखी कि 7 की घात बटा में 2 की घात 5 गुणा में 5 की घात 3, और एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि 123 बटा में 125, और एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 12 बटा में 20 लिख दिया। क्या लिख दिया टाकरो, 20।
और एक क्वेश्चन और लिख दे रहा। पूरा का पूरा डाउट आपको 4 क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना इस साइड। एक में लिख दे रहा हूं 2/35, क्या लिख दे रहा 2/35। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करो। इसके बारे में अपने को बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो कैसे चेक करूंगा, ऊपर ध्यान ही नहीं देना, ऊपर कुछ भी लिखा हो अपने को कोई मतलब नहीं है। इसको उठाओ, ये कितना है 20, 20 को उठा के इधर लाओ, 20 के गुणनखंड करो। अब गुणनखंड तो करना हुआ है, करो। 2 का भाग 2, फिर 2 का पढ़ा पढ़ो, 20 आए 10 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, कितना आएगा 5, फिर 5 का भाग 1, गुणनखंड हुआ। क्या उत्तर आया कि 2 कितनी बार 2 बार, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 12/20 के टुकड़े किस तरह से हुए, 2 कितनी बार 2 बार, यानी 2 की घात 2, और गुणा में 5 कितनी बार है भाई 1 बार। तो बताओ गुणनखंड में ये जो बताया था वो आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। यानी गुणनखंड में आ रहा है तो या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, दोनों भी आ रहे हैं। इसके अलावा तो कोई अंक नहीं आ रहा, यानी ये संख्या किस तरह की है, शांत है। किस तरह की है, शांत संख्या है। ठीक है, इस पे आओ। 125 कैसे हल करूंगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे देखो कितना है 125 लिख रखा। तो 125 को उठाओ, गुणनखंड करो, कितने का भाग जाएगा 25 का, कितना आया 25, फिर 5 का भाग दो, कितना आया 5, फिर 5 का भाग दो, कितना आया 1। क्या मिला बच्चों 5 मिला है, कितनी बार 3 बार। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 123 का 123, 5 की घात कितनी है 3। गुणनखंड में क्या मिला 5, अरे 5 मिला है ना, क्या आना चाहिए या तो 2 ना आए तो 5, और या दोनों एक साथ भी आ सकते। तो 5 मिल रहा है, 5 के अलावा तो अपने पास कुछ नहीं है, 2 5 के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं आया, यानी ये संख्या किस तरह की है, शांत संख्या है। इसको बताओ, अब बता दोगा, बताओ 7 है ऊपर, कोई मतलब नहीं है, नीचे देखो। और तो काम आसान है ना, इन दोनों से ये क्वेश्चन आसान है, देखने में अजीब लग रहा। तो एक दो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसको हल करने की कोशिश करो, समझो कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर अपन से, उस बात पे फोकस करो। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ये संख्या शांत है या अशांत, बस लिखने का तरीका बदल दिया उसने काम अपना आसान करके दिया, न कि मुश्किल किया है, इस बात को समझो। उसने आसान किया कि गुणनखंड अपने आप करके दे दिए, उसने घात बना दी, 2 की घात कितनी 5, और 5 की घात कितनी है 3। तो अपने को हर में क्या मिल रहा है, केवल 2 और 5 ही प्राप्त हो रहा है गुणनखंड में। और जब 2 और 5 ही गुणनखंड में प्राप्त हो, इनकी घातें अपने को प्राप्त हो, तो संख्याएं किस तरह की होती है बच्चों, शांत संख्याएं होती है। किस तरह की, शांत। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 2/35। तो अब इसको हल करोगे तो नीचे वाली संख्या हर कितना है 35 है, 35 का गुणनखंड कर दो, कितने का भाग जाएगा 5 का, कितना आया 7, 7 का भाग 1। यहां गड़बड़ होगी, क्या हुआ कि सर जी 5 तो है, लेकिन 5 के साथ जो अपन को चाहिए था वो नहीं है, कुछ और आ रहा। अपने को क्या चाहिए था, या तो 5 ही आ जाते, 5 नहीं आता तो सर जी 2 आ जाता, अपन देख लेते। लेकिन यहां क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी दिक्कत होगी। ये संख्याएं जो शांत हो सकती थी, ये संख्याएं किस तरह की होगी, ऐसा, खत्म, बस खत्म है, शांत हो रहा है, शांत। आया समझ में, अरे आया। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम बनाने वाला इतना भी पूछ सकता है, एक कदम आगे भी जा सकता है, कहां तक, एक कदम वो आगे जाके कहां तक पहुंचेगा। तो एग्जामिनर ने ये सा क्वेश्चन दे दिया, यानी वो एक फिक्स पैटर्न से हटके आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा नहीं कि अलग है, किताब से बाहर आ रहा है, ऐसा 1% नहीं है। जो बनेगा किताब के अंदर से बनेगा, पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो जहां से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस क्वेश्चन को हल करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि बताइए कि परिमेय संख्या
3/250 का प्रसार शांत दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। एक तो इसके बारे में बताना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन वो हो गया जो अपन ने अब तक पढ़ा है कि शांत और अशांत की प्रवृत्ति के बारे में अपने को बताना है। अब इससे आगे कहां तक जा सकता है एग्जामिनर? वो अपने से पूछ सकता है कि अगर शांत है, अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार करें। यहां तक जा सकते हैं, इसके आगे एग्जामिनर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो सवाल को कैसे हल करूंगा कि लिखो हल। ठीक है, कितना है? 3/250। पहले तो अपने को बताना है शांत है कि अशांत है। तो शांत है अशांत कैसे हल करते हैं कि हर को उठाओ गुणनखंड करो कि हर कितना है मेरा 250 उठाया गुणनखंड किया, 2 का भाग कितना आएगा? 125। फिर 2 का भाग कितना आएगा? 2 का भाग नहीं जाने वाला रे, 5 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 25। फिर कितने का भाग? 5 का क्या आएगा? 5। फिर 5 का भाग क्या आया? 1। खत्म। क्या है? 5 कितनी बार? 3 बार। यानी अगर मैं इसकी गुणनखंड किए मैंने तो मेरे को क्या मिला? 3 तो है जो है, 5 कितनी बार मिला है? 3 बार। यानी 5 की घात कितनी रहे? 3। 2 कितनी बार है? 2 है सर जी 1 बार। तो 2 की घात कितनी लगा दी? 1। शांत और अशांत के बारे में बता सकते हो कि ये संख्या किस टाइप की है? शांत है। शांत है तो अपने को दशमलव प्रसार बताना है इसका। तो वो कैसे हल करेंगे? एक सिंपल सी बात बता रहा, यहां देखना 5 और 2 ही है, इनमें बड़ी घात किसकी है? सर जी बड़ी घात तो है 5 की। अरे 5 की बड़ी है, 5 की घात 3 लग रखी, 2 की घात कुछ नहीं है तो 1 तो है। तो बड़ी घात किसकी है? 5 की। तो 5 की घात है कितनी? 3। तो जो बाकी अक्षर बचा है उसकी घात भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो 3 बनानी है तो कितनी घात और जोड़नी पड़ेगी मेरे को? सर जी 1 बार तो 2 है और 2 बार अगर 2 और लिख दें यानी 2 की घात में क्या बना दूंगा? 3। तो 2 मैंने कितनी बार लिखा? 2 बार। वही ऊपर गुणा कर देना, 2 की घात 2 यानी 2 कितनी बार? 2 बार। ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आयो समझ में आया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोबारा सुन लो कि 5 की घात कितनी? 3, ये बड़ी है। तो जो बाकी अक्षर बचा है 2, उसकी भी घात में 5 के बराबर कर लूं, बड़ी वाली घात के बराबर कर लूं। तो 2 की घात पहले मेरे पास 1 थी, 2 घात की कमी हो रही थी मेरे पास, मैंने 2 घात जोड़ दी तो 2 की घात भी कितनी कर दी? 3। अब 2 को मैंने 2 बार एक्स्ट्रा जोड़ा है यानी 2 की घात 2 मैंने एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लगाई है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को ऊपर वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 2 की घात 2 लिखो या 2 2 बार लिखो, एक ही बात है। हाँ सर जी एक ही बात है। बात एक है तो भाई हल करो इसको कि 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12। नीचे देखो अगर घात समान हो तो संख्याएं नीचे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, ये नियम होता है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, फिर कभी विस्तार से इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी टाइम अंतिम वो समय है जहां ज्यादा अपने को सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब का पढ़ा आप नहीं सीख पाओगे, अब का पढ़ा आप नहीं सीख पाओगे। ये वो समय है कि जो मैंने सीखा है उसको मैं दोबारा रिवाइज करके ले जाऊं, तो वही अपने को काम आने वाला है। ठीक है, तो जो बता रहा हूं उसको एक बार ध्यान से देखो कि 2 अगर ऊपर की घात सेम हो तो नीचे की संख्याओं को अपन डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कर दो कि 5 गुणा 2 कितना हुआ? 10। और दोनों की घात कितनी है? 3। तो 10 की घात भी कितनी लगेगी? 3। 10 की घात 3 यानी ये कितना हुआ? 12 बटा में 10 की घात 3 यानी 1000। जीरो कितनी बार? 3 बार टाप लो, इसको भाग देना यानी 12 में 1000 का भाग देना। अब पागलों की तरह ये नहीं करना कि 12 लिखा, कई है रे बहुत सारा है। उनको बोला कि 12 में 1000 का भाग दो, अब भाई साहब यूं लगे, नहीं करना ऐसा। एक बात सोचो, जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखो कि नीचे कितनी जीरो?
3 जीरो, भूल जाओ एक बार, भूल गए, पीछे कितना बचा 1, तो 12 में 1 का भाग दे दो, कितना आएगा सर जी 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 ही आने वाला है, वो तो कुछ नहीं आएगा। अब जिसको भूले उसको दोबारा याद करें कि नीचे से 3 जीरो भूला था, तो ऊपर से जो उत्तर आया है उसमें 3 अंक छोड़ के मेरे को क्या लगा देनी, दशमलव। तो अक्षर गिनने स्टार्ट करो, 1 2, अक्षर 3 तो है ही नहीं, अरे नहीं है तो एक जीरो लगा सके तो लगा ले, और बाद में क्या लगा दे तेरी दशमलव, तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ क्या होता है खत्म। कितना उत्तर आया 0.012। ये इससे आगे एग्जामिनर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। ये पूरा रिवीजन है पहली प्रश्नावली का, वास्तविक संख्याओं में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। वीडियो को ध्यान से देखो, जिस तरह की क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको बताया है उसको ध्यान में रखो, और जो 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, मतलब अपने को मैं फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन हल करना बड़ी बात नहीं है, केवल क्वेश्चन को हल अपन कब कर सकते हैं कि जब उसकी मेन बात है, मेन जड़ है, उस तक अगर अपन पहुंच लिए, वो बात अपने को अगर पता है तो सवाल हल करना मुश्किल नहीं है। अब देखो कि मेरे को अगर यहाँ मेन पॉइंट क्या है, शांत हो रहा है शांत, तो कौन सी संख्या शांत होती है, कौन सी अशांत होती है, अगर ये अपने को पता है तो बाकी मैंने किया क्या है, गुणनखंड किया है। ठीक है, ये कोई आज थोड़ी ना पढ़े, जब से 6ठी क्लास में आए तब से ये गुणनखंड तो कर रहे, तो नया कुछ है क्या, नहीं है। नया बस इतना ही है कि कौन सी संख्या शांत होती है, कौन सी अशांत होती है। ये भाग देना कोई आज सीखा है क्या आपने, नहीं सीखा। तो ये बोल रहा हूं कि मैथ का डर खत्म करो अपने मन से, और डर खत्म हुआ तो बता रहा हूं कि आपका एग्जाम है उसमें 10 नंबर आपके प्लस के ऐड हो गए। ठीक है, और अगर डर मन में डर बिठा के अगर जाओगे परीक्षा हॉल में तो अपने जितने नंबर आपके आ सकते थे उससे 10 नंबर कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले। तो मेन बात है कि मन से गणित का डर है उसको खत्म करके जाना है, और इसमें साथ मैं देने वाला हूं। प्रत्येक प्रश्नावली के लिए 20-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा, कहां से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। केवल और केवल जरूरत है आपके सपोर्ट की। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करो जो इस वीडियो के लिए रियल ऑडियंस है। और वही चाहिए भाई कि एक टीचर को क्या चाहिए, अब जैसे मैं 10वीं का सिलेबस करा रहा हूं तो मेरे को वो ऑडियंस चाहिए जो 10th क्लास में है। ठीक है, बाकी से क्या मतलब है कि कोई देख रहा है 5वीं क्लास का बच्चा, कोई 6ठी क्लास का बच्चा, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। हाँ ठीक है, आप देख रहे हो बढ़िया बात है, सीखोगे, लेकिन फिर बोल रहा हूं मेरा मकसद उस ऑडियंस तक पहुंचने का है जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, उसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए। आगे आने वाली वीडियो में अपन अपनी अगली प्रश्नावली 2 नंबर प्रश्नावली है बहुपद, उसके लिए वीडियो कल आपको इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।